नमस्ते। आज की क्लास में फिर आपका स्वागत है। कल अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम का पावलोव का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत पढ़ा था। अब स्किनर के सिद्धांत की कुछ बातें आपको थोड़ी सी और बतानी रह गई थी, आज समझ लेते हैं। स्किनर का सिद्धांत क्या कहता है और स्किनर का सिद्धांत है उसके अनुसार क्या क्या टिपिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों ही बात करेंगे। तो अपन ने कल बात की थी, स्किनर द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, या फिर कहा जाता है इसको सक्रिय अनुबंधन कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, रिक्त प्राणी उपागम सभी नाम दिए गए थे। लेकिन सक्रिय अनुबंधन होता क्या, उसको समझे। ये परिभाषा आपको थोड़ी सी याद रखनी है। सक्रिय अनुबंधन का मतलब क्या है? एक व्यक्ति का व्यवहार है उसको सक्रिय करना, मतलब एक व्यक्ति का व्यवहार है उसको सक्रिय करना और उस सक्रिय व्यवहार की सुनियोजित पुनरावृत्ति करना। अब यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को सक्रिय करना, लेकिन उस सक्रिय व्यवहार की सुनियोजित पुनरावृत्ति करना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखें तो ये आपको मनोविज्ञान के कुछ बेसिक बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। इस सक्रिय व्यवहार की सुनियोजित पुनरावृत्ति करना, या सुनियोजित शब्द का मतलब क्या है? तो यहाँ सुनियोजित शब्द का मतलब है पुनर्बलन द्वारा। तो पूरा सक्रिय अनुबंधन का मतलब क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति के सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित तरीके से पुनर्बलन के द्वारा अगर उसकी बार बार पुनरावृत्ति की जाए तो वही क्या कहलाता है? सक्रिय अनुबंधन कहलाता है। और इसी को कहते हैं वांछित व्यवहार। एक अध्यापक जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको पुनर्बलन देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक प्रयोग किया गया था कि एक छोटी सी बच्ची है, उस छोटी सी बच्ची को भूख लगी और उसे एक चॉकलेट देने का निर्णय दिया गया, लेकिन वह चॉकलेट वो एक अलमारी में छुपा दी गई जहाँ बहुत सारी किताबें पड़ी थी। अब उस बच्ची को भूख लगी और वह चॉकलेट ढूंढने के लिए इस अलमारी की तरफ गई। उसने फटाफट एक 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 किताबें निकालना शुरू किया और उसने 20वीं किताब के अंदर ये चॉकलेट है वह ढूंढनी शुरू कर दी। 20वीं किताब में उसको ये चॉकलेट मिल गई। यही प्रयोग वापस दोहराया गया। चॉकलेट उसी किताब में रखी गई, लेकिन उस किताब का क्रम बदल दिया गया। फिर उस बच्ची ने उस किताब को ढूंढ लिया। धीरे 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 ये प्रयोग कई बार दोहराया गया, तो बच्ची का टारगेट वो केवल 20वीं किताब ही हो गई। और बच्ची ने कुल 8 सेकंड में ही, अंत में 8 सेकंड में इस चॉकलेट को ढूंढना सीख लिया। तो ये चॉकलेट जो है वो उसके लिए पुनर्बलन मिलता है। और इस क्रिया को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, उसके सक्रिय व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हो गई कि किसी भी व्यक्ति के सक्रिय व्यवहार को पुनर्बलन के द्वारा या वांछित व्यवहार की प्राप्ति के लिए एक सुनियोजित पुनर्बलन दिया जाए। उसी सुनियोजित पुनर्बलन के लिए ही यह सिद्धांत है। अब पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? इससे सीटेट में 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से दिया जाए? तो स्किनर ने 4 प्रकार के पुनर्बलन की व्याख्या की। 4 प्रकार का रीइंफोर्समेंट देने की बात की। चारों प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझें। सबसे पहला आता है सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन सबसे पहला प्रकार बताया था, सतत पुनर्बलन। इसका अर्थ समझ लीजिए, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। एक बच्ची है, उसको कुछ सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को अपन 5 सवाल पूछ रहे, 1 2 3 4 5। हर सवाल का सही जवाब देने पर उसे एक चॉकलेट दी जाए। पहला सवाल का सही जवाब दिया, एक चॉकलेट मिल गई। दूसरा सवाल पूछा, उसको सही जवाब दिया, फिर एक चॉकलेट मिल गई। फिर एक तीसरा सवाल पूछा, उसका सही जवाब दिया, उसको एक चॉकलेट मिल गई। चौथा सही जवाब दिया, उसको एक चॉकलेट दी गई। मतलब हर क्रिया के बाद उसको एक पुनर्बलन दिया जा रहा है। तो हर क्रिया के बाद एक पुनर्बलन दिया जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है सतत। हर क्रिया के बाद किसी प्राणी को पुनर्बलन देना, यह सतत पुनर्बलन की श्रेणी में आता है। जैसे क्विज़ में कोई बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर प्रश्न पूछने पर वह सही उत्तर बताते हैं तो सभी दर्शक है वो तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं। तो हर क्रिया के बाद अगर पुनर्बलन दिया जाए
तो इस प्रकार के पुनर्बलन को कहा जाता है सतत पुनर्बलन कहा जाता है। अब दूसरा और तीसरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, अंतराल पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन क्या होता है? तो अंतराल पुनर्बलन की बात करें तो यहाँ पे अंतराल यानी कि समय इम्पोर्टेंट है। स्किनर ने समय आधारित एक पुनर्बलन की और व्याख्या की थी। समय कारक बहुत इम्पोर्टेंट है। समय को ध्यान में रखते हुए अगर पुनर्बलन दिया जाए तो उसको बोलते हैं अंतराल पुनर्बलन देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हर 5 प्रश्नों की यहाँ संख्या है, लेकिन अगर प्रश्न पूछे जाए और हर 1 मिनट में एक चॉकलेट दी जाए, हर मिनट में एक चॉकलेट दी जाए, तो ये समय अंतराल हो गया। लेकिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आपके घर में कोई एक नौकर है, इस नौकर को आप है वो मासिक रूप से वेतन देते हैं, लेकिन इस मासिक रूप से वेतन ना देकर उसको साप्ताहिक वेतन देना शुरू कर दें, तो साप्ताहिक हर सप्ताह के बाद उसको वेतन मिल रहा है, तो यहाँ समय है इम्पोर्टेंट है। तो हर सप्ताह के बाद आप नौकर को वेतन दे रहे हैं, तो यह अंतराल पुनर्बलन की श्रेणी में आएगा। तीसरा है अनुपात पुनर्बलन। अनुपात पुनर्बलन का मतलब क्या है? अंतराल और अनुपात दोनों में अंतर समझ लीजिए। एक समय आधारित होता है, जबकि ये क्रिया की आवृत्ति पर आधारित होता है। क्रिया की आवृत्ति पर आधारित होता है। क्रिया की आवृत्ति पर आधारित होता है, इसका मतलब क्या है वो समझ लें। जैसे कि स्किनर ने एक प्रयोग किया था कबूतर पर, और कबूतर पर प्रयोग करने के बाद उसने प्रत्येक 60 चोंच मारने पर उसे दाना दिया जाता था। तो कितनी बार क्रिया की? उसने 60 बार क्रिया की। जैसे कि एक बच्चा है वो 5 प्रश्नों के जवाब देता है, इन 5 प्रश्नों के जवाब देने पर उसे कुछ प्रोत्साहन मिले, यह कहलाता है क्रिया की आवृत्ति। यानी कि एक कबूतर ने 60 चोंच मारी, एक दाना दिया, फिर 60 चोंच मारी, एक दाना दिया। तो क्रियाओं की आवृत्ति पर जो आधारित पुनर्बलन होता है वह कहलाता है अनुपात पुनर्बलन। इम्पोर्टेंट है। और चौथे प्रकार का पुनर्बलन है परिवर्तनशील पुनर्बलन। परिवर्तनशील पुनर्बलन और परिवर्तनशील पुनर्बलन है, उसमें किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है, किसी भी समय पुनर्बलन दे दीजिए, किसी भी समय आपकी जब भी इच्छा हो रीइंफोर्समेंट कर दीजिए, तो ये कहलाता है परिवर्तनशील पुनर्बलन। फिर समझ लें, पुनर्बलन सतत होता है, अंतराल होता है, अनुपात होता है और एक परिवर्तनशील होता है। हर क्रिया के बाद दिया जाए तो सतत पुनर्बलन है, समय के अनुसार पुनर्बलन दिया जाए तो अंतराल पुनर्बलन है, क्रियाओं की आवृत्ति के आधार पर अगर पुनर्बलन दिया जाए तो अनुपात है, और समय और किसी का भी ध्यान नहीं रखा जाए, जब भी इच्छा हो तब पुनर्बलन दे दिया जाए, तो यह कहलाता है परिवर्तनशील पुनर्बलन। एक शिक्षक इनमें से किसी भी चीज़ का पालन कर सकता है, किसी भी तरीके से आप पुनर्बलन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें अपन अगली थ्योरी की, तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आपका स्किनर के बाद आता है हल का सिद्धांत। कई बार बच्चों के दिमाग में इसी सिद्धांत को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि सर पुनर्बलन का जो शब्द है वो तो स्किनर में भी कई बार आया है, हल में भी आता है, तो यहाँ इस सिद्धांत की थ्योरी समझ लें। सबसे पहले तो इस सिद्धांत को देने वाला व्यक्ति था क्लार्क एच हल। क्लार्क एच हल के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, और ये क्लार्क एच हल है वह येल यूनिवर्सिटी, येल विश्वविद्यालय अमेरिका, उसमें एक प्रोफेसर थे। उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। उन्होंने अध्ययन करते करते एक प्रयोग किया था, चूहा है, इस चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। हल का एक प्रयोग है, हल ने भी चूहे पर ही प्रयोग किए थे, और बीच में एक छेद बना दिया कि चूहा इधर से इधर जा सके। अब एक में तो उसने खाना रखा और एक में चूहा है वो यहाँ पे रखा कि चूहा है वो खाना प्राप्त करना है तो उसको यहाँ से यहाँ जाना है। इस प्रयोग को करने के बाद, प्रयोग क्या है वो समझ लें। प्रयोग ये था कि चूहे को भूख लगी तो इस भोजन की आवश्यकता है, और भोजन की आवश्यकता के लिए वो इस दीवार को कूद कर यहाँ जाना चाहता है, लेकिन ये छेद का बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो इसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक शॉक की व्यवस्था की। इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए चूहा यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, तो तेज़ी से यहाँ जाना सीख गया। अब इसी चीज़ को आगे अपन लिखें तो इस सिद्धांत के आधार पर क्या क्या व्याख्या की, इस सिद्धांत की व्याख्या को अपन समझेंगे। यह प्रयोग करने के बाद
क्लार्क एच हल ने 2 किताबें लिखी। मेरी अंग्रेजी की स्पेलिंग गलत हो सकती है। एक तो है एसेंशियल, ये दोनों ही याद रखने, एसेंशियल ऑफ बिहेवियर, एसेंशियल ऑफ बिहेवियर एक किताब ये लिखी थी, और दूसरी किताब लिखी थी सिस्टम बिहेवियर सिस्टम। ये दोनों ही किताबें लिखी और दोनों ही किताबों में उसने अपने सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को कहा जाता है सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत। इसीलिए इसका दूसरा नाम हो गया पुनर्बलन का सिद्धांत। सबलीकरण और पुनर्बलन ये दोनों ही सिद्धांत, स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन दिया जाता है इतना ही कहा, लेकिन हल ने कहा कि पुनर्बलन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम सबलीकरण का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि इसने अपना सिद्धांत देने से पहले 2 सिद्धांतों का उसने अनुसरण किया। एक तो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, और थॉर्नडाइक के बाद दूसरा है पावलोव का सिद्धांत। हल का जो सिद्धांत था वो इन दोनों ही सिद्धांतों पर आधारित था, लेकिन एक सी-टेट में क्वेश्चन आया, उसकी बात करेंगे कि जो हल का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के कौन से नियम पर आधारित है। या नियम पूछा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित था हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, और इसी प्रभाव के नियम के आधार पर उसने व्याख्या की कि एक व्यक्ति को पुनर्बलन तो दिया जाना चाहिए, लेकिन वह पुनर्बलन कैसा होना चाहिए? प्रभावी पुनर्बलन होना चाहिए। यहाँ पे प्रभाव के नियम के आधार पर ही उसने प्रभावी पुनर्बलन की व्याख्या की। और प्रभावी पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति की जैसी आवश्यकता है, एक व्यक्ति की जैसी आवश्यकता है वैसा ही उसको रीइंफोर्समेंट मिले, यानी कि वैसा ही उसको पुनर्बलन मिले। एक बच्चा है, उसको आप पुनर्बलन देना चाहते हो, उसको एक पेंसिल की आवश्यकता है, लेकिन आप उसे इरेजर या रबर दे रहे हैं तो उसको इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसी आवश्यकता है वैसी चीज़ मिल जाए उसको, तो यही कहलाता है प्रभावी पुनर्बलन। यानी कि जैसी आवश्यकता है वैसा ही पुनर्बलन होना चाहिए। इसीलिए इसका अगला नाम इम्पोर्टेंट है। इसने आवश्यकता को इम्पोर्टेंट माना, इसलिए इसका नाम हो गया आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी बोला जाता है, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। तो देखो अब यहाँ पे 3 नाम हो गए। हल के सिद्धांत को सबलीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, हल के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, और हल के सिद्धांत को ही आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। और आवश्यकता पूरी नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी सी भी उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए तो ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस सिद्धांत को बोलते हैं न्यूनतम अंतर्नोद। यही उसकी आवश्यकता है, वह कहीं न कहीं उसका अंतर्नोद है, तो न्यूनतम अंतर्नोद का सिद्धांत भी कहते हैं। या इस सिद्धांत का अगला नाम हो गया चालक न्यूनता सिद्धांत। तो देखें कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो हल का पुनर्बलन का सिद्धांत क्या व्याख्या करता है उसकी बात करेंगे। तो थॉर्नडाइक और पावलोव ने थ्योरी दी थी SR थ्योरी, मतलब पहले स्टिमुलस होता है और स्टिमुलस के बाद व्यक्ति वो कोई न कोई अनुक्रिया करता है। हल ने इसी सिद्धांत के आधार पर उसने अपनी थ्योरी दी। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसने इस थ्योरी को बना दिया SOR थ्योरी। अब SOR थ्योरी में यहाँ नया शब्द क्या जुड़ा? O जुड़ा। S का मतलब तो क्या होता है? उद्दीपक होता है। R का मतलब क्या होता है? अनुक्रिया होता है। उद्दीपक अनुक्रिया तो है, लेकिन यहाँ O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट कौन होता है? प्राणी। और प्राणी का क्या ऑब्जेक्ट है कि प्राणी की जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार ही क्रिया करेगा। तो इसको समझे, एक उद्दीपक के प्रति एक प्राणी अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुक्रिया करता है, इसलिए इसका अगला नाम हो गया SOR थ्योरी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हल के सिद्धांत को SOR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर लाइव पढ़ाइए, तो ये लाइव ही मान के पढ़िए। आपका पढ़ना इम्पोर्टेंट है, लेक्चर का लाइव होना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब हल के सिद्धांत में इतनी चीज़ें तो बात कर ली। अब हल के सिद्धांत में अगला इम्पोर्टेंट क्या वो देखें। हल के सिद्धांत में आगे चीज़ देखते हैं अपन। हल का जो सिद्धांत दिया उसमें सबसे पहले व्यक्ति है वह प्रक्रिया कैसे करता है उसकी बात की। एक प्राणी का व्यवहार कैसे बदलता है या प्राणी का व्यवहार सक्रिय कैसे होता है, तो व्यक्ति के सामने एक हमेशा उत्तेजक होता है। यही उत्तेजक के प्रति व्यक्ति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। और यही अनुक्रिया वो उसकी आवश्यकता जो भी है या उसका जो आवेग है उस आवेग को पूरा करने की कोशिश करता है और उस आवेग में धीरे धीरे कमी होने लगती है। और आवेग में कमी होने लगी तो उस क्रिया का क्या हो जाएगा, सबलीकरण हो जाएगा। तो हल के सिद्धांत में कितने पद हैं, 1 2 3 4 और 5। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 उत्तेजक। उत्तेजक के प्रति अनुक्रिया, यही अनुक्रिया मनुष्य के या व्यक्ति के आवेग में कमी लाता है और इसी आवेग में कमी से उस प्रक्रिया के प्रति उसका सबलीकरण हो जाता है। तो यही हल का सिद्धांत है। अब यह क्या काम आता है शिक्षा में, तो शिक्षा में क्या काम आता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी कोई पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए तो पाठ्यक्रम के निर्माण की, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, पाठ्यक्रम के निर्माण की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, पाठ्यक्रम के निर्माण की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि कौन सा सिद्धांत तय करता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार करने का काम सबलीकरण का सिद्धांत ही करता है या हल का सिद्धांत ही करता है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। पर्सनल एजुकेशन, हर बालक का विशेष रूप से अलग अलग ध्यान देना है, तो यह व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देने का कार्य करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यह अभिप्रेरणा पर सबसे ज़्यादा महत्व देता है या अभिप्रेरणा पर सर्वाधिक बल देता है। तो अधिक अभिप्रेरणा पर सर्वाधिक बल देने वाला सिद्धांत कौन सा हो गया, हल का सिद्धांत ही हो गया। यहाँ एक चीज़ समझ लें, मैंने बताया था कि अधिगम का सबसे पहले व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया, तो अधिगम का सबसे पहला व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। अब हल भी व्यवहारवादी है, हल का नाम भी किस में आता है, व्यवहारवाद में ही आता है। 4 बताए थे, एक तो कौन सा आता है, थॉर्नडाइक बताया था, दूसरा पावलोव बताया था, तीसरा स्किनर बताया था और चौथा है हल। ये चारों ही चारों व्यवहारवादी थे। तो पहला व्यवहारवादी सिद्धांत देने वाला अधिगम का वो व्यक्ति था थॉर्नडाइक। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अधिगम सिद्धांत, लेकिन एक वर्ड जोड़ दो, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत कौन सा था, तो सर्वश्रेष्ठ व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत किसे माना जाता है, सबलीकरण का सिद्धांत या हल के सिद्धांत को माना जाता है। तो ये चीज़ थी हल में। अब हल और दूसरा है स्किनर, इन दोनों के सिद्धांत में क्या अंतर है, तो 2 अंतर की बात करेंगे। एक तो है स्किनर ने भी पुनर्बलन की व्याख्या की थी और स्किनर के बाद हल ने भी पुनर्बलन की व्याख्या की थी। लेकिन स्किनर का सिद्धांत है वो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, हल का सिद्धांत है वो बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है, ये छोटों के लिए, ये बड़ों के लिए। ये कहता है कि स्किनर कहता है कि जो प्रबलन है या पुनर्बलन है वो तुरंत दिया जाना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि कभी भी दो, लेकिन पुनर्बलन है वो कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। तो स्किनर ने तो पुनर्बलन की केवल व्याख्या की, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे, हल थे। और दोनों ही सिद्धांत है वह कौन सी श्रेणी में आते हैं, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। तो अपन ने व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत की यहाँ तक बात की, ये इम्पोर्टेंट था। अब अगले सिद्धांत की बात करेंगे अपन अधिगम का, वही भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अधिगम का अगला सिद्धांत कौन सा है, आप समझ गए होंगे। आज अपन इम्पोर्टेंट सिद्धांत की बात करेंगे, 2 सिद्धांत रोज पढ़ेंगे। वह सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद। जैसा अपन कोचिंग में क्लास चला रहे हैं उसी क्रम में आगे पढ़ रहे हैं, तो जिन बालकों के यह टॉपिक छूट गए उनका गहराई से अध्ययन कर लें। जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो इसी क्लासेस को अपन कैरी ऑन करेंगे वापस। गेस्टाल्टवाद शब्द आता है, तो ये गेस्टाल्टवाद में एक शब्द छुपा हुआ है, गेस्टाल्ट।
और ये गेस्टाल्ट है, यह कौन सी भाषा का शब्द है, ये प्रश्न भी पूछा गया। ये जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा में इसका मतलब होता है समग्र या पूर्ण कारक, कुछ भी हो सकता है, समग्र या पूर्ण कारक भी कह सकते हैं। तो गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। मनोविज्ञान में अधिकतर शब्द लैटिन ऐसे ही आते हैं, लेकिन एकमात्र शब्द ऐसा अपवाद है जो जर्मन भाषा से लिया गया है। और गेस्टाल्ट स्कूल की शुरुआत है, यानी कि गेस्टाल्ट संप्रदाय की शुरुआत है वो 1912 से 1920 के बीच में जर्मनी में हुई थी। ये ठीक है कि जर्मनी में हुई थी, लेकिन गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, समग्र। समग्र को दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं अपन पूर्ण। तो इसका मतलब क्या हुआ, समग्र या पूर्ण। तो आपने मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा होगा, तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो कहीं कहीं कहा गया था मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। कहीं कहीं आत्मा के बाद मन आया, मन के बाद चेतना आया, और चेतना के बाद आ गया व्यवहार। तो मनोविज्ञान चेतना है, चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, ये कहा था। अगला इसकी बात करें तो यहाँ पे चेतना का अध्ययन किया जाता है, और जब मनोविज्ञान की इसकी बात करें तो यहाँ पे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चेतना दिखती नहीं है, इसलिए चेतना है वो व्यक्ति का आंतरिक रूप होती है, जबकि व्यवहार की बात करें तो यह व्यक्ति का बाह्य रूप होता है या क्रियात्मक रूप होता है। तो किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए उसके आंतरिक और बाह्य रूप दोनों का ही अध्ययन जरूरी है, और जब दोनों का ही अध्ययन कर लिया जाए तब ये बन जाता है समग्र या पूर्ण। तो गेस्टाल्टवादी ये कहते हैं कि व्यक्ति का अध्ययन है वो आंतरिक या बाह्य दोनों एक साथ किया जाना चाहिए। अब गेस्टाल्टवाद की आगे बात करें अपन, तो गेस्टाल्टवाद है वह शब्द कहाँ से आया, किसने दिया, इसका प्रवर्तन करने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसके प्रवर्तन की बात करें तो गेस्टाल्टवाद यानी कि सूझ का सिद्धांत, इसी सूझ के सिद्धांत का प्रवर्तन किया था मैक्स वर्दाइमर। देखिए 4 नाम है इसमें, ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन प्रवर्तक की बात करें तो मैक्स वर्दाइमर था। गेस्टाल्टवाद का प्रवर्तक वर्दाइमर है, लेकिन इसके अन्य सहयोगी की बात करें तो एक तो आता है वोल्फगैंग, ये पूरा नाम याद रखिए, वोल्फगैंग कोहलर, और एक आता है कर्ट कोपका, और 3 नाम अक्सर गाइड्स में आते हैं कि गेस्टाल्टवाद दिया किसने भाई, तो वर्दाइमर, कोहलर, कोपका और वर्दाइमर 3 नाम ही आते हैं। लेकिन चौथा नाम भी इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन भी संज्ञानवादी यानी कि गेस्टाल्टवादी ही थे, लेकिन कुर्ट लेविन ने आगे जाके अपना एक अलग अधिगम सिद्धांत दे दिया जिसको बोलते हैं अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत बोलते हैं। इसकी व्याख्या अपन बाद में करेंगे। लेकिन गेस्टाल्टवाद का प्रवर्तन करने वाला व्यक्ति कौन था, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उत्तर केवल क्या होगा, मैक्स वर्दाइमर। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है मैक्स वर्दाइमर, कोहलर, कोपका और डी में दे सभी, तो आपको लगेगा ये तीनों 3 गेस्टाल्टवादी है, लेकिन नहीं। प्रवर्तन की बात करें तो मैक्स वर्दाइमर है, और गेस्टाल्टवादियों की बात करें तो ये चारों हैं। अब ये मैक्स वर्दाइमर, कोपका, कोहलर ने क्या किया, तो आपको याद ही होगा, इन्होंने एक चिंपांजी पे प्रयोग किए, और इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए, प्रयोग हर बच्चे को याद है, चाहे मनोविज्ञान बहुत कम पढ़ा हो। एक छत पे केले टांग दिए और एक चिंपैंजी को इस कमरे में बंद कर दिया। अब चिंपैंजी बहुत बार उछला, इन केलों को प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन नहीं कर सका। इस कमरे में बॉक्स भी रखे हुए थे, अचानक उसको कुछ सूझा, इन बॉक्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जमाया, इसके ऊपर चढ़ा और इन केलों को प्राप्त कर लिया। सीधा सा प्रयोग यही है। ये प्रयोग 3 स्टेप में किया गया था, लेकिन वो 3 स्टेप याद नहीं रखनी है। प्रयोग किस पे किया गया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे। और इस प्रयोग के आधार पर गेस्टाल्टवादियों ने इस जो एक्सपेरिमेंट था उसका क्या आउटकम निकाला, उस आउटकम की बात करेंगे। यहाँ पे बताया कि कोई भी व्यक्ति सीखता है यानी कि अधिगम होता है, वह कैसे होता है, तो अधिगम जो होता है वह सूझ पर आधारित होता है। अधिगम सूझ पर आधारित होता है, और जो सूझ के द्वारा जो सीखा जाता है, मतलब सीखने की विधि अगर सूझ है तो डेफिनेटली आप जो सीखेंगे वो स्थायी सीखेंगे, और जो
सूझ पर आधारित अधिगम होता है वो कैसा होता है? तीव्र होता है। तो अपन ने एक विशेषता पढ़ी थी, संज्ञानवादी सिद्धांत ये कहते हैं कि अधिगम स्थायी एवं तीव्र होता है, जबकि व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं कि अधिगम यांत्रिक होता है और धीरे धीरे होता है। तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अधिगम सूझ पर आधारित होता है, स्थायी होता है और तीव्र होता है। और जब इस प्रकार से व्यक्ति सीखता है, अचानक उसको कोई आइडिया मिल जाता है, तो इसी को बोला गया है आहा अनुभव। तो आहा अनुभव का संबंध किससे है? इसी सूझ के सिद्धांत से ही है। और इसीलिए यह बहुत जगह काम आता है, जैसे कि गणित में इसी का उपयोग होता है, संस्कृत, संगीत और पाठ्यक्रम के निर्माण में। सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की बात नहीं कर रहे हैं, पाठ्यक्रम के निर्माण में भी सूझ के सिद्धांत का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ तक तो अपन ने बात की सूझ के सिद्धांत से एक बालक कैसे सीखता है, यह कहाँ काम आता है, आहा अनुभव का संबंध कैसा है। मतलब सीखने के लिए बुद्धि इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यही बात करता है गेस्टाल्टवाद। अब इस गेस्टाल्टवाद में ये क्या किया कि बुद्धि है वो तो सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सीखने में असक्षम होते हैं। सीखने में असक्षम बालकों के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे एक वर्ड आता है अधिगम अयोग्य बालक। इसी सूझ के सिद्धांत के साथ ही पढ़ लेते हैं। ऐसे बालक जो अधिगम अक्षमता पाई जाती है, वह बालक कभी सूझ के सिद्धांत द्वारा नहीं सीखेंगे। इसी शब्द को एक दूसरा रूप दिया गया है अधिगम विचलन, लर्निंग डेविएशन। ये दोनों ही शब्द है वह प्रयोग में आते हैं अधिगम विचलन। अधिगम अक्षमता, अधिगम अयोग्यता या अधिगम विचलन, ये तीन शब्द आपको ज़रूर याद रखने हैं। यह अधिगम अक्षम बालक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं LD, लर्निंग डिसेबल, और एक होते हैं MR, मेंटली रिटार्डेड, MR। ठीक है, ये दोनों ही प्रकार के बालक अपन पढ़ेंगे, व्यक्तिगत भेद पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे LD, तो यहाँ पे लर्निंग डिसेबल और लर्निंग डेविएशन वाले बालक की बात करेंगे। अधिगम अक्षमता की बात करें तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति था सैमुअल किर्क। सबसे पहले सैमुअल किर्क ने इसी शब्द का प्रयोग किया अधिगम अक्षमता का। और इस प्रकार के कितने बालक होते, कुछ बीमारियों के नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस बीमारी का संबंध किससे है? तो ये पहला तो याद रखना है, अधिगम अक्षमता शब्द का उपयोग करने वाला व्यक्ति था सैमुअल किर्क। 1962 के आसपास इसने इस शब्द का उपयोग किया था। इट डजेंट मैटर आपको सन याद नहीं रहे, लेकिन कुछ बीमारियां मैं लिख रहा हूँ उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? तो ये डिसलेक्सिया शब्द है वह लैटिन भाषा से बना है। डिसलेक्सिया शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और इसमें दो शब्द है, डस और डस के साथ आता है लेक्सस। डस और लेक्सस, यहाँ डस शब्द है उसका मतलब होता है कठिन। जहाँ पे भी डिस शब्द आए तो वो कठिन ही होता है, और लेक्सस का मतलब होता है भाषा, कठिन भाषा। एक बच्चा है वो शब्दों को नहीं समझ सके तो उसके लिए भाषा कठिन हो जाती है, शब्दों को समझना इम्पोर्टेंट है। इसलिए डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो ये है पढ़ने संबंधी विकार। ये शब्द बहुत आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है, पढ़ने संबंधी विकार। मतलब एक बच्चा है वो अक्षरों को नहीं समझ पा रहा है तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा, और अक्षरों को नहीं समझ पा रहा है इसलिए एक वर्ड यूज़ किया इसके लिए, शब्द अंधता। ये शब्द अंधता भी इसी को कहा जाता है। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है, इसे शब्द अंधता भी कहा जाता है। डिसलेक्सिया लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें डस और लेक्सिस से बना है। डस का मतलब कठिन और लेक्सिस का मतलब होता है भाषा। इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। तो डिसलेक्सिया का पता किसने लगाया? एक डॉक्टर ने। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रुडोल्फ बर्लिन। डॉक्टर रुडोल्फ बर्लिन। बर्लिन कौन से देश में आता है? जर्मनी में, इसलिए इसका संबंध भी जर्मनी से ही था। कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ पाते थे, इस डॉक्टर को बताया तो उसने कहा कि इनकी आंखों में कोई खराबी नहीं है, इनके दिमाग में ही ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो ये डिसलेक्सिया है, इसका पता लगाने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर रुडोल्फ बर्लिन।
और डिसलेक्सिया का पता लगाने के लिए एक परीक्षण का निर्माण किया, और इस परीक्षण का निर्माण करने वाली एक महिला थी, और इस महिला का नाम था एलेना बॉर्डर। एलेना बॉर्डर ने डिसलेक्सिया की पहचान के लिए एक परीक्षण का निर्माण किया। अब डिसलेक्सिया में आपको याद क्या रखना है, डिसलेक्सिया क्या होता है, पहले तो ये याद रखना है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है ये याद रखना है। तो डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया का दूसरा नाम क्या है, शब्द अंधता। डिसलेक्सिया का पता लगाने वाले व्यक्ति कौन है, डॉक्टर रुडोल्फ बर्लिन। और डिसलेक्सिया का पता लगाने के लिए परीक्षण का निर्माण किसने किया था, एलेना बॉर्डर। ये इतनी 4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये पहली बीमारी हो गई। अब अगली बीमारी की बात करें, बीमारी तो नहीं कह सकते, अक्षमता की बात करें, तो अगली अक्षमता है अपनी, वो है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया। अब देखो, जहाँ पे भी डिस शब्द आए इसका मतलब होता है कठिन, और ग्राफिया का मतलब होता है आपको कोई ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट का मतलब हो गया लिखना। अगर कोई बालक लिख नहीं पाता है, लेखन संबंधी अगर विकार आ जाए, पठन संबंधी विकार है तो डिसलेक्सिया है, लेखन संबंधी अगर विकार है किसी बालक में तो वह कहलाता है डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया के बारे में भी पूछा जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट आता है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया, इतना पढ़ते ही आपके दिमाग में पहला ही आ गया होगा कि गणित संबंधी है। ये गणित संबंधी ही नहीं है, इसको ध्यान रख के इसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न आते हैं अप्लाइड क्वेश्चन, अगर एक बालक को ऐसा होता है तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है। लेकिन अपन कह सकते हैं गणितीय कौशल, अगर एक बालक है उसमें गणितीय कौशल का अभाव है या गणितीय कौशल संबंधी कोई विकार है, तो वह कहीं न कहीं डिसकैल्कुलिया, गणितीय गणनाओं में उसे अगर उसे समस्या आती है तो डेफिनेटली वो डिसकैल्कुलिया तो है ही। लेकिन इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो सीटेट में पूछा गया था, नाम एवं चेहरा पहचानने में कठिनाई, नाम एवं चेहरा पहचानने में अगर कठिनाई आती है तो समझ लीजिए कि वह बीमारी भी कौन सी है, डिसकैल्कुलिया। अब आपको भी कभी न कभी होता होगा, यार इस व्यक्ति को मैंने कहीं न कहीं देखा है, वो डिसकैल्कुलिया नहीं है, वो आपका कहीं न कहीं अर्ध चेतन में चला गया है। लेकिन अक्सर व्यक्ति को नाम याद ही नहीं रहते या चेहरा पहचानने में कठिनाई आती है, इसका मतलब उसे डिसकैल्कुलिया है। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो बिहार टेट में पूछा गया था, एक व्यक्ति को दिशा ज्ञान का अभाव है, मतलब दिशाओं को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, कौन सी दिशा में बैठा है, उसका मुंह किधर है, उसका दायां हाथ कौन सा है, उसका बायां हाथ कौन सा, ये याद रखने के लिए भी टेक्निक्स बनानी पड़ती है, तो यह भी कहलाता है डिसकैल्कुलिया। तो गणितीय कौशल संबंधी विकार डिसकैल्कुलिया है, नाम एवं चेहरा पहचानने में कठिनाई है तो डिसकैल्कुलिया है, दिशा ज्ञान का अभाव है ये भी डिसकैल्कुलिया है। अब आता है आपका अगला डिसफेजिया, अगली बीमारी है डिसफेजिया। यहाँ पे डिस शब्द लगा, कठिन है। अब फेजिया का मतलब क्या होता है वो समझ लें। डिसफेजिया का मतलब होता है वाक अक्षमता। अगर किसी व्यक्ति को बोलने में कोई कठिनाई होती है तो वह कहलाती है वाक अक्षमता, जैसे कि तुतलाना और हकलाना। तुतलाना और हकलाना कहीं न कहीं वाक अक्षमता के ही उदाहरण हैं, और इसी को बोलते हैं डिसफेजिया। ये क्या होते हैं वो अपन संवेग में इसको वापस पढ़ेंगे, तुतलाना हकलाना क्या बीमारियां हैं। इसके बाद आता है डिसप्रेक्सिया। डिसप्रेक्सिया का मतलब क्या होता है, तो डिसप्रेक्सिया का मतलब होता है लेखन एवं चित्रांकन विकार। यहाँ पे अपन सिर्फ एक ही बात करें, चित्रांकन विकार। लेखन तो ठीक है, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट इसका संबंध है चित्रांकन विकार से। डिसप्रेक्सिया का मतलब क्या है, एक बच्चा है वो किसी आकृति को बना रहा है, उसने ये 2 पैर बना दिए, अब ये दोनों हाथ यहाँ बनाए, मतलब कहीं न कहीं उसको अनुपात का ध्यान नहीं है, हाथ होते यहाँ पे हैं लेकिन हाथों का निर्माण यहाँ पे किया है,
तो कहीं न कहीं वो अनुपात का ध्यान नहीं कर पाता है, मतलब किसी बनावट के अनुपात का ध्यान नहीं रखा जाए तो वह कहलाता है डिस्प्रेक्सिया। तो चित्रांकन संबंधी जो विकार है वह डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। अब आता है डिसऑर्थोग्राफिया। देखो ये बीमारियां आपको ज़रूर याद रखनी है। डिसऑर्थोग्राफिया बीमारियां तो बहुत सारी है, लेकिन अपन अधिगम की बात कर रहे हैं अभी, इसलिए ये पढ़नी है। जैसे कि बुलिमिया, खाने संबंधी अयोग्यता है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नताओं में अपन पढ़ेंगे। डिसऑर्थोग्राफिया का मतलब क्या होता है? वर्तनी संबंधी विकार। आप लिखने में यहाँ पे पहले भी पढ़ा था लेखन संबंधी डिसग्राफिया, लेकिन यहाँ डिसऑर्थोग्राफिया, यहाँ लिख ही नहीं पाता है, लेकिन यहाँ डिसऑर्थोग्राफिया में वर्तनी संबंधी, जैसे कोई व्यक्ति है वो एक किसी वाक्य में कुल शब्द लिख रहा है, कुल हर में अंतर आ रहा है, मतलब हर मात्रा को वो समझ नहीं पा रहा है, एक ही वाक्य में एक शब्द के अलग अलग वर्तनियाँ लिख रहा है, तो कहीं न कहीं ये वर्तनी संबंधी विकार है। और वर्तनी संबंधी विकार है वो डिसऑर्थोग्राफिया। अब डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है, जबकि डिसऑर्थोग्राफिया है वह वर्तनी संबंधी विकार है। इसको ध्यान रखिए, केवल उत्तर वर्तनी संबंधी विकार में ही आएगा। अब अगली बीमारी की बात करें अपन, वो बीमारी है, वह भी पूछी जाती है, ADHD। और 100% ये बीमारी आप में भी होगी, क्योंकि आप इस वीडियो का यही इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब ख़त्म होगा, या मैं जल्दी जल्दी देख लूँ। ये तो मेरे को आता है डेफिनेटली, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ये ADHD है। इसको बोलते हैं, ए का मतलब होता है अटेंशन, डी का मतलब होता है डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट। एच का मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी, और डी का मतलब होता है डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी, डिसऑर्डर। अब ये हिंदी में नाम क्या होता है? तो न्यूनतम अवदान अतिक्रियाशीलता, ऐसा कुछ कहते हैं इसको। और एक सर्वे में बताया गया है कि 4 से लगाकर 12% विद्यालयी बच्चे, स्कूली बच्चे होते हैं, उनमें यह बीमारी पाई जाती है। लेकिन मैंने अभी कहा कि ये बीमारी आप में ही होगी। आप यही सोच रहे होंगे कि वीडियो कब ख़त्म हो जाए, मैं कब इसको पूरा देख लूँ। इसकी जो विशेषता उसकी बात करें, एक तो है एक व्यक्ति का लापरवाह होना। लापरवाह का मतलब क्या हो गया? किसी भी कार्य को ढंग से ना करना, किसी भी कार्य को ढंग से न करना। अगर ऐसा है व्यक्ति, इसका मतलब वो हो गया उतावला है। क्या है? उतावलापन। अगर किसी व्यक्ति में उतावलापन है तो समझ लीजिए कि उसको ADHD की बीमारी है। कभी कभी आप लाइन में लगे होंगे तो आपको लगता है यार मेरी बारी कब आएगी, और आप आगे जाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उसको भी कौन सी बीमारी है? ADHD। तो ये ADHD से संबंध में पूछा गया। ADHD क्या है? अधिगम संबंधी विकार है। ये भी अधिगम संबंधी विकार ही है। अधिगम संबंधी विकार, तो ये थी कुछ विकार जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आज का जो पूरा वीडियो है उसको आप फिर ध्यान से एक बार देखें, स्किप ना करें। इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, जो स्पीड है उसको ट्वाइस टाइम कर लीजिए, दुगुनी कर लीजिए। लेकिन फिर भी हमने ये मेहनत की है तो कहीं न कहीं आपको इस लॉकडाउन में आपको पढ़ने का जो फ़ायदा मिल जाए वो इसी के लिए बनाया था। कल अपन अधिगम के कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे, आप थोड़ा सा एडवांस में पढ़ के रहें। कल अपन जो पढ़ेंगे वह एक तो पढ़ेंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। कल थोड़ा सा एडवांस पढ़ के देखें इस वीडियो को। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बाद आता है आपका जीन पियाजे का सिद्धांत, और जीन पियाजे के सिद्धांत के बाद अपन पढ़ेंगे ब्रूनर का सिद्धांत। इन सिद्धांतों को पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए। और इसके साथ ही रॉबर्ट गेने, अब जो बाकी रहे उसके नाम लिख देता हूँ मैं। रॉबर्ट गेने का अधिगम का सिद्धांत, ये भी बाकी है। पूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का सिद्धांत, कुर्ट लेविन का सिद्धांत, ये जितने भी सिद्धांत है उसको कल अपन पढ़ेंगे। तो आप इसको
एडवांस में पढ़ के रखिए। फिर मैं कल के वीडियो के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि हर वीडियो को पूरा देखें। ये 40 मिनट है, वह आपको रीट की परीक्षा या कोई भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा है उसके लिए काम में आएंगे। लास्ट में एक निवेदन, वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो को पसंद नहीं आता है तो डेफिनेटली हमारा मोबाइल नंबर है 9460377145। इस पर आप अपने सुझाव है वो भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।